आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पढ़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं, एमएससी लेवल तक, नेट लेवल तक, हर एक लेवल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है आपके सिलेबस में, तो उनको करिए। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म फॉर एलएस कपलिंग। जो स्पेक्ट्रल टर्म है इसकी जगह पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपकी कुछ इस तरीके से आएंगी, जैसे D1 ½ 3/2 लाइक दिस। अब कौन से एटम के लिए करना है वो देख लेते हैं एक बार। टॉपिक एक है आपका, लेकिन इसी के अंदर 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन से? फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है स्पेक्ट्रल टर्म, वो आपकी किसके लिए है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि आपको एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया होगा, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, एटम विद ए 2, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिख दें कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लेकिन यहाँ पर भी इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। 2 एक तो आएगा आपका नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जो थर्ड है वो क्या आएगा, एटम विद 2, यहाँ पर नॉन लिखा था, यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट। अब ये नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट का मतलब क्या है वो अभी टॉपिक के अंदर ही समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट के अंदर अगर आपको बोल दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके लिए स्कोपिक टर्म है उसको लिखो, तो सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं हम। सबसे सिंपलेस्ट कौन है आपका, हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है लिखोगे लास्ट वाली, तो वो क्या होती है आपकी 1s। अगर आपको बोल रखा है कि अब ये जो 1s है इसके लिए आपको क्या लिखनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, जिसको मैंने इन शॉर्ट लिखा है ST, ठीक है। अब तरीका क्या है हमारा फाइंड आउट करने का, तो फाइंड आउट करते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, ये जो 1s लिखा हुआ है, 1s के अंदर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। जो आपका अब एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसकी स्पिन कितनी होगी, हाफ, ठीक है। हर एक के लिए हाफ ही लेके चलनी है आपको जो स्पिन है। एस हमने एक ही क्यों लिया है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब यहाँ पर n = 1 का हमें कुछ नहीं करना, चाहे वो यहाँ पर हमें 2s भी दे देता। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को निकालते टाइम आपको सिर्फ क्या चाहिए है, सिर्फ और सिर्फ s चाहिए है, और s के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या होती है, 0। तो हमें यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख देते हैं। अब l = 0 है आपका। जब l = 0 और s = ½ होता है, अगर मान लो यहाँ पर 2 l होते, सपोज इसको आप L1 बोल देते, इसको L2 बोल देते, जो कि हम किस में पढ़ने वाले हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारा सिंगल ही L है, तो सिंगल L है तो एक ही L है, डबल होता तो उसको ऐड कर देते। तो इसका मतलब है कि L के अंदर कुछ नहीं है, मतलब 0 ही आएगा। तो जो बड़ा L है उसके अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं L की वैल्यू, N1 + L2 से लेकर L1 - L2 तक। अब L1 L2 तो है नहीं, तो डायरेक्टली हमारा जो बड़ा L है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। S की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है छोटे s की वैल्यू। हम पढ़ कौन से रहे हैं, LS की वैल्यू। जब भी आपको छोटा l दे रखा है तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, बड़े l की वैल्यू को फाइंड आउट करना। वो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आप उसको जब ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके बीच के अंदर कितनी टर्म्स आ रही है। इसके बाद L आपको पता चल गया, इसके बाद S भी क्या है आपके पास, हाफ ही है। अगर एक और हाफ होता तो हम जोड़ के लिख देते उसको, मतलब जोड़ के लिख देते और घटा के लिख देते। अब S भी 1 ही है, तो इसके लिए तो सिंपल सा सिस्टम बन गया हमारा। अब L और S, ध्यान रहे ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये छोटा L था और ये छोटा S था, लेकिन यहाँ पर जब हमने लिखा है तो ये बड़ा L है और बड़ा S है। उसके बाद आपका काम क्या होता है, कैपिटल J को फाइंड आउट करना। कैपिटल J कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, L + S, और L + S से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, L - S तक। जब आप इसको जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो एक ही टर्म आएगी, क्यों, माइनस भी अगर टर्म आएगी तो वो क्या है, मोड लिखा हुआ है, तो मोड है तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज +½
0 में हाफ को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका हाफ। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म है उसका या भी जो स्पेक्ट्रल टर्म है वो होती क्या है आपकी L, बड़ा वाला L, नीचे क्या लिखना है J और यहाँ पर क्या लिखना है 2s+1। ये जो है वो जर्नल नोटेशन है आपकी क्या लिखने की, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को लिखने की, ठीक है। अब पुट करो वैल्यू को, L की वैल्यू आपको पता चल रही है, L की वैल्यू कितनी लिखनी है आपको 0। 0 का मतलब क्या है, जब भी आपका L 0 आता है तो ये जो बड़ा L है इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपका L 0 आ जाता है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कौन है आपकी S। अगर आपका L 1, 2, 3 या 4 लाइक दिस आता है तो आप कैसे लिखोगे S, P, D, F, G, इस तरीके से। तो अब हमारा L कितना है 0, तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी हमारी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उसके अंदर क्या आएगा S। अब ध्यान से देखो J कितना है हाफ, तो इसके नीचे आप क्या लिख दोगे हाफ। इसके बाद S कितना है आपका हाफ है, लेकिन यहाँ पर जब हाफ वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आ गया आपका 2। तो ये क्या थी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म थी, किसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। दोबारा से प्रोसीजर सुनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो छोटा s दे रखा है उससे आपको बड़ा S निकालना है, कैपिटल S, क्या करके जो भी S है वो S1 प्लस S2 से लेकर S1 माइनस S2 तक। और वैसे भी ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसके लिए आपको शायद ही क्लियर ना हो, बट जब हम ये वाला सेकंड करेंगे अभी तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें तो सिंपल था, S दे रखा है L दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया आपने, क्या निकाल लिया J निकाल दिया और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में डायरेक्टली पुट कर दिया। अब इसके बाद सेकंड को बहुत ध्यान से समझेंगे। थर्ड के लिए भी आपका एक नया तरीका है, जो अब किया है वही तरीका है बिल्कुल सेम, लेकिन अब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखना है आपको, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखेंगे तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे एग्जाम्पल ले लिया SP का ले लेते हैं। SP इसीलिए लिया है, ये एक बार आंसर में लिख देंगे कि जो 1 की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो हमारी क्या आई है 2s हाफ, ठीक है, एक ही आई है, एक ही इलेक्ट्रॉन था। इसके बाद सेकंड के लिए करेंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, फिलहाल मैंने एग्जाम्पल उठाया है SP का। SP का एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपलेस्ट है, आपको कैसे दिया होगा ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं 1s 2p, ऐसे भी दे सकते हैं आपको, लेकिन 3 और 2 लिखने का कोई बेनिफिट है ही नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है SP। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो n की वैल्यू है इसका हमारा कोई काम नहीं है, n की वैल्यू हमें लिखनी ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो s है और ये जो p है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। अब तो फर्स्ट में क्या था सिर्फ 1s था, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन जब इसमें फिलअप करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसके अंदर क्या होता है 3s और 2p। कोई भी एग्जाम्पल है, ये सिर्फ आपको ये बताया गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है। मे बी ये हो सकता है आपका सोडियम हो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में क्या हो सकता है, सपोज कि आपको सोडियम दे देंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सिस्टम के लिए या फिर कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को लिखना है। लेकिन सबसे पहले हम एटम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं उसको लिखना सीख लेते हैं। ओके, अब S एक तो है आपके पास S और एक क्या है आपके पास P। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितनी होगी हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्पिन कितनी होगी हाफ। अब S के लिए जो L की वैल्यू है यानी उसको हम क्या बोल रहे हैं अब L1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 1 और 2 लिखा है। इसके बाद अगर आप L1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है 0, L2 की बात करोगे तो वो कितना है आपके पास S के लिए जो L1 की वैल्यू है वो 0 होती है और जो P है उसके लिए L2 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। अब क्या करना है,
ये सिस्टम आ गया आपके पास। अब कुछ और देखना नहीं है कि कौन सा सिस्टम था आपका, सिर्फ इसको देखना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, बड़े L की वैल्यू निकालना और बड़े S की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, J, और J कैसे फाइंड आउट होता है, L प्लस S करके। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कैपिटल S। कैपिटल S के लिए देखो कैसे फाइंड आउट करना है, S1 प्लस S2, सेकेंड टर्म भी लिख देती हूँ मैं, S1 प्लस S2 माइनस 1, और जब लास्ट तक जाओगे तो ये क्या बनेगा, S1 माइनस S2। ये है आपका जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। अब ध्यान से देखो, हाफ में हाफ को ऐड करोगे तो कितना होने वाला है, 1, घटाओगे तो मतलब पहले लास्ट की टर्म लिख लो तो कितना होगा, 0। बीच में कोई टर्म आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इसका मतलब हमने ठीक से लिखा है। तो ये स्पिन की वैल्यू आ गई आपकी 1 और 0। ओके, अब L1 की वैल्यू को देखो, बड़ा L निकालना है, तो इसका मतलब N1 प्लस L2 कहाँ तक जाना है, L1 माइनस L2 तक। 0 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 1, घटाओगे तो भी क्या है आपका, P के लिए L की वैल्यू, L2 की वैल्यू 1, ठीक है, L1 की वैल्यू 0 है। ओके, तो 1 आ गया इसका, और क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी 1 ही आएगा, जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएगा, घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब L की वैल्यू कितनी है आपकी, 1। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल J निकालना है। और कैपिटल J कैसे फाइंड आउट करते हैं, L प्लस S करके। अब L प्लस S का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना, S इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1 के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, S इक्वल टू 1 के लिए और L इक्वल टू 1 के लिए, इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1, यानी कि दोनों S को लेना है आपको हर एक L के साथ। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि L की वैल्यू 1, 2 और 3 होती, तो आप क्या करते, S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, उसके लिए एक अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आती। इसके बाद S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, इसके लिए अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आती। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास एक ही है, तो इसके एक को देख लेते हैं। सेकंड के लिए क्या बनेगा, सेकंड के लिए आपका बनेगा S इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1, यही बनेगा ना। अब देखो, जब बड़ा J निकालोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा L प्लस S, और जैसे यहाँ किया था माइनस भी लिखना है, तो डैश 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 L माइनस 1। तो जब जोड़ो J, जो बड़ा J उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 में 1 को जोड़ोगे तो 2, घटाओगे तो कितना आएगा, 0। लेकिन बीच में अभी एक जो डिजिट है वो बाकी है, वो कितनी आएगी आपकी, 1। तो ये लेना है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेंगी, और 3 कैसे बनेंगी वो भी देख लेते हैं। जो जर्नल फॉर्म है उसकी फॉर्म में लिखो एक बार इसको। अब L इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब टोटली क्या है कि आपकी कौन सी टर्म आने वाली है, P टर्म आएगी। तो P लिखो सबसे पहले। अब J की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2, 1 और 0, तो यहीं पे लिख दो सारी की सारी, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये 3 अलग अलग टर्म है, बट डायरेक्टली हमने यहीं पे लिखी हुई है 2, 1 और 0। अब S इक्वल टू 1 है, जब S इक्वल टू 1 को पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, प्लस जोड़ोगे तो उसके अंदर 3, तो इसका मतलब है आंसर आ गया आपका ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक, या आप कह सकते हो किसके कोरस्पॉन्डिंग आ गई, S इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गई, ठीक है। इसके बाद S इक्वल टू 0 है और L इक्वल टू 1 है। इसके लिए अगर आप बड़ा J निकालोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, 0 के अंदर जोड़ोगे तो क्या आएगा सॉरी 1 आएगा, घटाओगे तो भी क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी आपकी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखो, L इक्वल टू 1 है, तो मतलब टोटल क्या आएगा, P ही टर्म आएगी इस बार भी। J की वैल्यू कितनी है, 1, और S की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, 0 पुट करोगे तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1। तो जब आंसर लिखना होगा तब आप कैसे लिखोगे, ये सारी की सारी टर्म, यानी कि ये वाले भी और ये वाले भी। मे बी आपको बोल दें क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोल देंगे कि मैंने आपको ये वाला सिस्टम दिया है। सिस्टम कौन सा है, 3s2p। इसके लिए आप जो LS कपलिंग को यूज़ करके आप बनाओ, कि कैसे बनाओगे आप, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है लिखो,
और मे बी की ऑप्शन में आपको सिर्फ इनमें से एक ही टर्म गिवन है और जो बाकी की टर्म्स हैं वो कुछ और हैं, यानी कि डी की टर्म है या फिर एफ की टर्म है, तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, पी की टर्म ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब एक बार बता देते हैं, वैसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, जैसे क्योंकि अब थर्ड में एंटर करेंगे हम तो फर्स्ट से डिफरेंशिएट होना चाहिए वो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। अब तक सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पूछते हैं, बट हायर क्लासेस में या फिर वो तो MSc लेवल की बात है, ग्रेजुएशन लेवल पे तो नहीं पूछा जाता। ये तो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वैसे तो सिस्टम 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होता है, यानी अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है ये कि 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सॉरी नॉन था ना, और वैसे मैंने क्या लिखा था यहाँ पर S और P, इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट थोड़ी हैं, ये आपने क्या बनाए हैं, जो भी सेल या सब सेल बनाते होते हो तो ये अलग अलग है। अब इसको देखना एक बार, अगर मैं बोल दूं आपको कि ऐसा कुछ है, या इसको आप कैसे लिख सकते हो 1s और 1s। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 अलग अलग टर्म थी S और P, यहाँ पर दोनों क्या हैं, सेम टर्म है, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है ना आपका, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1s स्क्वायर, ये भी आपका इक्विवेलेंट सिस्टम है, या फिर मैं लिख दूँ P स्क्वायर, ये भी आपका इक्विवेलेंट सिस्टम है। अगर मैं लिख दूँ आपका D स्क्वायर, ये भी आपका इक्विवेलेंट सिस्टम है। लेकिन अगर मैंने लिखा SP या फिर PD, क्योंकि इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएंगी, अलग अलग होंगी ना L की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये आपकी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जो ऊपर वाला है ये कौन सा है आपका, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इसके बाद क्या है आपका, ये था नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये होगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब नॉन इक्विवेलेंट के लिए तो तरीका बिल्कुल सेम है, 1 सेकंड में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे अगर मान लो आपको S1 की वैल्यू हाफ, S2 की वैल्यू हाफ दे रखी है, इस बार है ना रैंडमली ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, सपोज कि L1 की वैल्यू आपको 1 और L2 की वैल्यू आपको 2 दे रखी थी। आपको काम क्या करना है, बड़ा S निकालना है। कैसे निकलता है, S1 प्लस S2 एक बार जोड़ दो, उसको एक बार घटा दो, हाफ में हाफ जोड़ोगे तो 1 आएगा, घटाओगे तो 0 आएगा, बीच में कोई टर्म नहीं आएगी, तो इसका मतलब स्पिन कितनी है आपकी, एक तो 1 है और एक 0 है। इसी तरीके से L1 के अंदर यानी कि बड़ा L फाइंड आउट करोगे तो जोड़ोगे तो 3 आने वाला है, घटाओगे तो 1 आने वाला है, बीच की टर्म कौन सी है 2। तो इसके बाद आपको क्या करना है, L इक्वल टू मतलब जैसे ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे वैसे उस तरीके से याद रख सकते हो कि S इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपको L इक्वल टू 3 लेना है, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ जाएगी। S इक्वल टू 1 के लिए ही आपको L2 लेना है, उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ जाएगी। यानी कि बड़ा J निकालने के लिए आपको क्या करना है, L प्लस S, तो इसी तरीके से जोड़ोगे तो आपकी क्या बन रही है, यहाँ पर ध्यान से देखना 4 आएंगी, 1 में 3 को जोड़ोगे तो 4 है ना, घटाओगे तो 2 है, तो इसका मतलब ये J की वैल्यू है, और J की वैल्यू है पता चल गई, S की वैल्यू पता चल गई, L की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पर जो एक जर्नल टर्म लिखी हुई थी क्या थी वो, LJ2S प्लस 1, इसमें इजीली पुट कर दो और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ जाएगी। ये तो क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। उसके लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक है एक्चुअली, वो ये कह सकते हो आप, एक्चुअल रीज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में सिर्फ क्वेश्चन को हैंडल करना है तो सिर्फ वो ट्रिक आनी चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और एक बार उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी एक बार 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और देख लेते हैं कि अगर मान लो बाय चांस वो पूछ भी ले आपसे कि 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कैसे हैंडल करोगे। देखो जैसे लिखा है 1s, थोड़ा इजी सा लेते हैं, 1p स्क्वायर और उसके बाद लिख दे वो सपोज 2s, कोई भी रैंडमली एग्जाम्पल है ये। तो ये तो आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट सिस्टम है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को फाइंड आउट करोगे।
उसके बाद आपको क्या करते चलना है, इसके लिए जो आपकी S और L की वैल्यू आती जाएंगी इसके साथ, यानी कि जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएगी उसको दोबारा इसके साथ क्या करना है, प्लस करके दोबारा से आपको ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है वो 1p 2s 3s। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 के लिए निकाल लो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 3s की वैल्यू को ऐड करते चलना है। ऐसे निकालते होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अभी फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन पे ही चले हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। और जो स्कीम है वो कौन सी है आपकी, और वो ध्यान रखना है आपको नॉन इक्विवेलेंट के लिए नहीं लगा सकते आप, वो सिर्फ आपको 2 इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए ही लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर L के लिए कर लेते हैं, उसके बाद हम D के लिए कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, P स्क्वायर के लिए D स्क्वायर के लिए। तो P के लिए देखो पहले, S स्क्वायर के लिए बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि S इक्वल टू क्या होता है, S के लिए जो L की वैल्यू क्या होती है 0। 0 तो स्कीम ही ऐसी है कि 0 का आंसर वही 0 ही आने वाला है, एक ही टर्म आएगी जो कि ग्राउंड स्टेट होगी आपकी। तो इसीलिए हम जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं P स्क्वायर का। तो प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, P स्क्वायर। P के लिए जो L की वैल्यू है वो क्या होती है आपकी 1 होती है। इसके बाद क्या है, जब भी आप L इक्वल टू 1 की बात करते हो तो यहाँ पर ना तो आपको ध्यान रहे ये जो स्कीम है वो सिर्फ किसके लिए है, 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। और ये जो स्कीम है या ट्रिक ही बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से, ये सिर्फ किसके लिए, सॉरी इसका जो नाम है वो क्या है, ब्रीड्स स्कीम। ठीक है, इस स्कीम का नाम क्या है, ब्रीड्स स्कीम। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ना तो आपको S के बारे में सोचना, ना आपको L के बारे में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको L के ऊपर ध्यान देना है। L की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 वैल्यू के लिए आपके पास जो ml की वैल्यू है वो कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ml की वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आपको L इक्वल टू 1 दे रखा है तो ml की वैल्यू होती है कुछ जो पॉसिबल होती है, यानी ml की वैल्यू का मतलब किससे है, जस्ट ओरिएंटेशन से है कि वो कितनी डायरेक्शन में जैसे वो ओरिएंट कर सकती है। तो हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला क्या है, 2L + 1। तो इसका मतलब है L की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आ गया 3। और 3 का मतलब क्या है कि जो L की वैल्यू है वो आपकी सॉरी ml की वैल्यू आपकी कितनी पॉसिबल है, -1 0 और 1। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी किसकी है, ml की वैल्यू है। क्लियर है, तो ml की वैल्यू पता चल गई। तो अब स्कीम अप्लाई करते हैं। एक मेन पॉइंट जो ध्यान रखने का है वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ L की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, अब L इक्वल टू 1 के लिए काम करना शुरू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ L को देखना था। अब स्कीम बनाते हैं, और स्कीम क्या कहती है आपकी, एक साइड तो ऐसे ब्लॉक बनाओ, बना लिया, यहाँ पर ml1 की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर ml2 सॉरी ml1 एक ही बात है, जस्ट -1 0 1, -1 से स्टार्ट मत करो, 1 से कर लो, 1 0 -1, यहाँ पर भी लिख दो 1 0 -1। तो कितने ब्लॉक बन रहे हैं आपके, अभी देख लेते हैं कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो ऐसे ही करना है, ये कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्यों किया है, ये जस्ट स्कीम है, तो आप अप्लाई करोगे, इजी पड़ता है। अब 1 में 1 को जोड़ो 2 आएगा, 1 में इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 1 -2। ठीक है, इसके अंदर इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 0 1 सॉरी -1, और यहाँ पर 0 बन गया। जस्ट एक मैट्रिक्स जैसी बनी है, सिंपल 1 में 1 को ऐड कर दिया, 0 में 1 को ऐड कर दिया, -1 में 1 को ऐड कर दिया। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका क्या है, इसको काटते चलो। काटने का मतलब क्या है, ऐसे L बनाते चलो कि ये अलग लेना है आपको, ये अलग लेना है, और ध्यान रहे ऐसे ही चलना है। जैसे अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख रहा है कि ऐसे काटना है हमने इसको, 2 1 0 1 -2। जैसे अभी हमने ऐसे लिखा था ना, -1 0 1,
ये भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। अभी ये जो वैल्यू आई है ना, ये 2 1 0, एक्चुअल में ये क्या है, ये कैपिटल एल की वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। और ये इसको अलग से काट लो। अब देखो, अगर जीरो की बात करोगे तो जीरो के लिए एल क्या होता है, यानी इसके लिए जो एल की वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, पता है कि एस आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, एस के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी ना इसकी वैल्यू, तो मैंने इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोल दिया कि एस की वैल्यू आएगी। 1 0 -1, इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, पी टर्म। तो इसका मतलब इस लाइन से आपके पास किसकी टर्म आने वाली है, पी की टर्म। इस लाइन से किसकी टर्म आने वाली है, डी की टर्म। हो गया। अब आप बोलोगे कि बड़े एल की वैल्यू तो आपने बता दी, जो स्कीम थी उससे फॉलो कर दी। अब जो एस की वैल्यू भी चाहिए हमें, अगर हमें एल एस कपलिंग फाइंड आउट करनी है तो, यानी कि एल एस कपलिंग लगा के आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हमारा काम क्या होगा, वैसे तो इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न होता है, रीज़न फिर कभी डिस्कस करेंगे हम, बट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ये जो आपका ग्रेजुएशन का है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आप क्या करके चलो, जस्ट ट्रिक है ये भाई, पहले ही बता दिया था मैंने, ब्रिज स्कीम भी एक ट्रिक की तरह ही है। क्या करो, s = 0, ये स्टार्टिंग से मतलब पहली लाइन को उठा लो, s = 0, s = 1 और s = 0, यानी कहने का मतलब क्या है, 0 1 0, अल्टरनेट ऐसे करते चलो, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तो आपको पता चल गया, तो जस्ट कर दो। ये थी आपकी छोटी सी ट्रिक जो कि आपको याद रखनी है। इससे है ना आपका क्या हो जाएगा, वो जो डी स्क्वायर के लिए एक बहुत बड़ी कॉलम से बनेंगे वो भी इजीली हो जाएगा, उसके लिए भी आपको ऐसा ही करना है। तो s = 0 है, s = तो 0 है, और जो d की टर्म है वो क्या है, 2 1 और 0। -1 तो लिखने का मतलब ही नहीं है, नीचे जो की वैल्यू है तो आने वाली तो यही है, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो d की वैल्यू मतलब पता ही चल गई आपको, डायरेक्टली लिख दूं, d के नीचे क्या आने वाला है, 2 1 और 0, यानी कि 0 में 2 को ऐड करोगे या लिख ही लो, क्या ही फर्क पड़ता है। s = 0 हो गया, 2 1 और 0, तो d के नीचे लिख देना इनको, ठीक है, d के नीचे लिख दो इनको डायरेक्टली, 2 1 0, कोमा लगा के लिखना है, s = 0 है तो ऊपर क्या आने वाला है, 1, ओके। तो इसके बाद क्या है आपका, ये आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए कि टर्म वैल्यू तो d आएगी, मतलब d ही आएगी, और j की वैल्यू आप निकाल लेना, s की वैल्यू पता है आपको और l की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप p की बात कर रहे हो तो p के लिए s तो आपका 1 है और s 1 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये 2s + 1 मतलब ऊपर 3 आएगा, और टर्म कौन सी है, p है, तो इसका मतलब है p, और j की वैल्यू आप खुद लिखेंगे और ऊपर क्या लिख दिया मैंने, 3। तो इसका मतलब है एक तो टर्म आई d, एक टर्म आई p, मतलब एक p के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी, एक d के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी। s = 0 की बात करते हो तो s = सॉरी, हाँ 0 है तो s ही आएगा ना, तो स्पिन कितनी है, ये स्पिन है भाई, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो कौन सी है, s है, तो इसका मतलब ऊपर इसके भी क्या आने वाला है, तो हो जाएगा आई होप। तो ये आपकी टर्म्स आ गई, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई है, ये 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और अगर आप बात कर रहे हैं p स्क्वायर की, तो उसके लिए क्या बनेगा, ब्लॉक ऐसा कुछ बनेगा, उसके लिए मैं कंप्लीट टर्म नहीं लिखूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट हिंट बता रही हूँ, तो उसके बाद आप खुद करेंगे। ट्रिक बहुत अच्छी बता दी है आपको, कंफ्यूज हो जाते हो आप कि s = 0 1 ले लिया है तो क्या करना है, अल्टरनेट चलो 0 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर तो इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, 3 ही लाइन थी, तो 0 1 और 0 हो जाएगा। तो जब भी आप बात करते हो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी देख लेते हैं। 2 मतलब क्या है, d स्क्वायर, d का मतलब क्या है, l = 2, तो इसका मतलब है कि जो आपकी इतनी बड़ी सी टेबल बनेगी उसमें क्या लिखना है आपको, 2 1 0 -1 -2, 2 1 0 -1 -2, तो 2 2 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, सॉरी हाँ ठीक है -4। इसको इसी तरीके से इस टर्म को काट लेंगे,
काटने का मतलब है जो अभी ब्लॉक से बनाए थे, लाइक दिस। इसके बाद 1 की किसके साथ, इसके साथ, 3 2, ऐसे ही आपकी वो बन जाएगी। अब ये तो आपको पता चल गई ये वैल्यू क्या है, किसकी है आपकी। इस वैल्यू से आपको ये पता चलेगा कि अगर मान लो यहाँ पर 4 है तो 4 किसके लिए, सोचो कि 4 जो वैल्यू है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो वो D के कोरस्पॉन्डिंग था, तो 4 है तो किसके लिए, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 4 होते हैं ना आपके S P D और F। अगर मान लो L इक्वल टू, जो L की वैल्यू है वो 0 होती तो S होता, 1 होती तो P होता, 2 होता तो D होता, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब S P D G F आएगा। तो इसी तरीके से कर लेंगे, आप ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये भी आपको करा देंगे। सिर्फ इसमें भी करना ही क्या था, L की वैल्यू आपके पास आती जा रही है और स्पिन आप लिखते जाना है, अल्टरनेट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं, MSc लेवल तक, नेट लेवल तक, हर एक लेवल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है आपके सिलेबस में, तो उनको करिए। नेक्स्ट टाइम